So in the last biology lecture हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया था. उसमें हमने किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को डिटेल में डिस्कस किया था. टुडे वी विल बिगिन विद द न्यू टॉपिक कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले तो हम रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस देखेंगे कि रिप्रोडक्शन रोल क्या प्ले करता है एक इंडिविजुअल के लिए, एक स्पीशीज के लिए, पूरे के पूरे स्पीशीज में वो एक क्या इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस दिखाता है. उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. उसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाएगा. उसके हम टाइप्स देखेंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से हम कुछ कुछ डिस्कस भी करने वाले हैं. और फाइनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. स्पेसिफिकली फ्लावरिंग प्लांट कौन सा कैटेगरी होता है? वो एंजियोस्पर्म का कैटेगरी होता है. तो एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है हम ये देखेंगे. और लास्ट में रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एनिमल्स देखेंगे. एनिमल के केस में एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स का लिया गया है. सो वी विल बिगिन विद दिस चैप्टर. सबसे पहले रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस. तो रिप्रोडक्शन में एक्चुअली रिप्रोडक्शन क्या रोल प्ले कर रहा है हम सभी को पता है. रिप्रोडक्शन में क्या होता है एक्चुअली? रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट अपने जैसा एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है. तो रिप्रोडक्शन जो है एसेंशियली बेसिक, मोस्ट बेसिक लेवल में रिप्रोडक्शन में डीएनए का कॉपी बनता है. डीएनए जो है वो हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट के जैसा है. तो ये ब्लूप्रिंट का कॉपीज बनाना एक रिप्रोडक्शन का बेसिक लेवल. तो अभी डीएनए जो है ये कहाँ लोकेटेड है? हमारे बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम. क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का ही. डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. उसी डीएनए को हम कॉइल करते जाएंगे और कंडेंस कर देंगे तो हमें क्रोमोसोम मिलेगा. तो क्रोमोसोम इज नथिंग बट कॉइल्ड डीएनए. डीएनए को अच्छे से कॉइल कर दिया जाता है, कंडेंस कर दिया जाता है और क्रोमोसोम के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर स्टोर करके रखते हैं. ये तो यूकैरियोटिक सेल के केस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. पर प्रोकैरियोटिक सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उनमें क्रोमोसोम्स जो है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं. उस एरिया को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. ये वाला पॉइंट हमने सेल स्ट्रक्चर में देखा था, सेल्यूलर स्ट्रक्चर में. तो क्रोमोसोम्स जो है ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है. हमारे क्रोमोसोम में डीएनए होता है. डीएनए जो है वो एक कोड, डीएनए में एक कोड होता है. कोडिंग का सीक्वेंस होता है. हर एक लेटर एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करे. ये जो पार्ट मैं कह रही हूँ ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी हमें क्या ध्यान में रखना है कि डीएनए में कोड के सीक्वेंस होते हैं. ये जो कोड है ये एक रेसिपी के जैसा है. किस चीज की रेसिपी है ये प्रोटीन की रेसिपी है. सो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होता है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में. प्रोटीन्स जो होंगे वो यूनिक होंगे. जो जीन के ऊपर रेसिपी लिखा होगा वो उसी प्रोटीन का रेसिपी होगा. तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा प्रोटीन है वो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है. हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं सभी प्रोटीन होते हैं. बहुत सारे हार्मोन्स प्रोटीन होंगे. प्रोटीन हमारे बॉडी में एक बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है और उसका सिंथेसिस जो है वो किस टाइप का प्रोटीन बनेगा ये डिसाइड करता है डीएनए. डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है. जेनेटिक मटेरियल जो है वो इन फॉर्म ऑफ डीएनए ही रहता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्ट फॉर वायरस. वायरस के केस में जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है. सो अपार्ट फ्रॉम वायरस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा. डीएनए लोकेटेड कहाँ होगा? तो इट विल बी लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या होता है? तो क्रोमोसोम डीएनए को ही कॉइल करके बनाया जाता है. तो हमारी बॉडी में जब सेल डिवीजन होता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है तो उसमें क्या होता है, ये जो डीएनए है इसकी कॉपी बन जाती है. एक और कॉपी बन जाएगी डीएनए की. और सिर्फ डीएनए की ही कॉपी बनाने से सेल डिवीजन नहीं होगा. सेल के बाकी जो ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इन सब का भी एक कॉपी बनता है और उसके बाद सेल डिवाइड हो जाता है इनटू 2. तो ये जो था ये नॉर्मल सेल डिवीजन था. इसे हम माइटोसिस कहते हैं. ओके. सो
जैसे कि मैंने कहा, रिप्रोडक्शन का बेसिक लेवल में डीएनए का कॉपी बनता है। तो ये जो डीएनए का कॉपी बनने का प्रोसेस है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होते। कोई भी लिविंग थिंग परफेक्ट नहीं है। तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होंगे, ये डीएनए की जब कॉपीज बनाएंगे, तो ये एग्जैक्ट सेम कॉपी हर टाइम नहीं बना पाते हैं। इनमें थोड़े थोड़े माइन्यूट चेंजेस आ जाते हैं, इवन इन केस ऑफ माइटोटिक सेल डिविजन, जिसमें या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन जो है वो थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो डीएनए की जो कॉपीज है हर समय एग्जैक्टली सेम नहीं बनेगी। दे विल बी सिमिलर बट दे विल नॉट बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल। हर समय थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। तो ये जो वेरिएशन है, जिस वेरिएशन की मैं बात कर रही हूँ, ये कोड जब कॉपी की जाती है तो उस टाइम आ जाता है। कॉपी करने में कुछ मिस्टेक हो जाता है, कभी नहीं देखा जाता है एक कोड, तो उस तरह से ये वेरिएशन आ जाते हैं। इन वेरिएशन के वजह से क्या होता है, एक टर्म होता है म्यूटेशन, म्यूटेशन हो जाते हैं। तो ये जो हमारे बॉडी की टेंडेंसी, हमारे सेल की टेंडेंसी है, जो ईच टाइम डीएनए जब हम कॉपी करते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। ये जो वेरिएशन आता है, ये इनबिल्ट टेंडेंसी होती है। तो ये इनबिल्ट टेंडेंसी जो है, ये एवोल्यूशन का बेसिस बनाती है। हम सभी जो है, हम सब एक यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से ही आए हैं। तो ये जो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था अर्थ में, उसने इतना वेरिएशन दिखाया रिपीटेडली हर सेल डिवीजन के बाद, कि आज हमारे प्लैनेट में अबाउट 9 मिलियन स्पीशीज रिकॉग्नाइज्ड है। सो ये जो वेरिएशन का टेंडेंसी है, ये इनबिल्ट होता है और ये एवोल्यूशन का बेसिस होता है। तो ये रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस था। एक इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करेगा। इनफैक्ट उस इंडिविजुअल का एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा, जो कि वो और भी वाइटल सर्वाइवल प्रोसेस के लिए यूज कर सकता है। बट फॉर अ एंटायर स्पीशीज, एक पूरे स्पीशीज के बारे में हम बात करें, तो रिप्रोडक्शन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। वो उस स्पीशीज का सर्वाइवल डिसाइड करेगा। ओके, सो ये सिग्निफिकेंस था रिप्रोडक्शन का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हम रिप्रोडक्शन को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा। अब गैमेट क्या होता है, तो गैमेट जर्म सेल्स होते हैं जो कि 2 पेरेंट्स के पास होंगे। तो ये जो 2 पेरेंट्स के पास होगा, 2 जर्म सेल, वो दोनों फ्यूज होगा। तो ये जो इवेंट है, इस इवेंट को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे। पेरेंट जो है वो एक ही रहेगा। सो एक ही पेरेंट है, तो देयर विल बी नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट, इस इवेंट को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा एंड देयर विल बी ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। इसके साथ साथ चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये वाला जो पार्ट है, ये मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख लेंगे, तब आई विल एक्सप्लेन कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सो जब एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो वेरिएशन का जो डिग्री है वो ज्यादा नहीं होगा। जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी उस पेरेंट से, किसी भी मोड ऑफ, मतलब किसी भी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उसने फॉलो किया, और जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई वो अपने पेरेंट को सिमिलर होगी। ओके, अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो दिखाता कौन, तो सिंपल बॉडी जिनके पास होती है, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो गए, उनके पास ज्यादा डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं होते, मल्टी सेल्युलर बॉडी नहीं होती, स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होते ताकि वो जर्म सेल्स प्रोड्यूस करे। तो ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रिफर करते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें एक इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें गैमीट्स फॉर्म होंगे और फ्यूजन ऑफ गैमीट। ये जो फ्यूजन ऑफ गैमीट है, ये होगा। फ्यूजन ऑफ गैमीट के बाद जो हमें मिलता है, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं जाइगोट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्यूजन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट एंड लेटर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने मिलता है, जिनकी बॉडी पहले से ही काफी
डिफरेंशिएटेड है, जिनमें डिवीजन ऑफ लेबर हम देखते हैं। जैसे कि हमने किंगडम क्लासिफिकेशन के भी टाइम एनिमल किंगडम में देखा था कि प्लैटिहेलमिंथेस तक सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे थे, लेकिन हमने जैसे ही किंगडम निमेटोडा डिस्कस किया, एस्कियलमेंथिस, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। उसके बाद से जितने भी किंगडम थे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रीडोमिनेंट था। और उसके पहले एस्कियलमेंथिस या फिर निमेटोडा के पहले जो भी किंगडम फाइलम थे, उसमें हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीडोमिनेंट था। तो जैसे जैसे बॉडी का डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने मिलता है एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल हो जाता है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये 6 टाइप। तो इसमें सबसे पहले फिजन है, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। हम ये सब इंडिविजुअली देखने वाले हैं। ये हमने 7th में भी पढ़ा होगा और 10th में भी रिपीट होता है ये वाला टॉपिक। तो सबसे पहले फिजन है। फिजन जो होते हैं वो 2 टाइप के हम डिस्कस करेंगे। एक तो है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। पहले हम बाइनरी फिजन देख लेते हैं। बाइनरी फिजन जो है उसमें क्या होगा, एक जो सेल है, एक सिंपल सेल होगा, सिंपल यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। उसका जो सेल है उसमें एक कंस्ट्रिक्शन आएगा, वो कंस्ट्रिक्शन से सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, ये है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो है डिपेंड करता है कि कंस्ट्रिक्शन कहाँ फॉर्म हो रहा है। वो कंस्ट्रिक्शन जहां पे भी फॉर्म होगा उस बेसिस में हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। इररेगुलर बाइनरी फिजन जो कि अमीबा में दिखता है, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो कि यूग्लेना में दिखता है। यूग्लेना में लेशमेनिया का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। लेशमेनिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक डिजीज होती है, काला आजार, ये कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये पैरामोशियम में हमें देखने मिलता है। बाइनरी फिजन का सबसे पहले हम देखेंगे इरेग्युलर बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा जो है उसका शेप हमने देखा है कैसे वो इरेग्युलर होता है, इसका शेप इरेग्युलर शेप है। तो सबसे पहले अमीबा जो है एक उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, जब उसके पास प्लेंटी ऑफ फूड होगा, तो वो क्या करेगा, फूड कंज्यूम करके बड़ा हो जाएगा। ये जो अमीबा है जिसके पास कंडीशन फेवरेबल है, इन्वायरमेंट सुटेबल है, तो वो क्या करेगा, एक्सपांड होने लगेगा। एक्सपांड होने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी उसके बॉडी के किसी भी एरिया में एक कंस्ट्रिक्शन फॉर्म होगा। ये कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये कंस्ट्रिक्शन धीरे धीरे डीप होता जाएगा और जैसे जैसे डीप होगा ये डिवाइड हो जाएगा सेल, और लास्ट में हमें एक अमीबा 2 सेल में डिवाइड हो चुके होंगे। तो जब ये कंस्ट्रिक्शन फॉर्म होता है तो जो अमीबा का न्यूक्लियस है उसके अंदर का डीएनए जो है वो कॉपी होकर के 2 हो जाता है, एक इधर आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, और फिर कंस्ट्रिक्शन डीप होता जाएगा और फाइनली 2 सेपरेट सेल फॉर्म हो जाएंगे। तो एक अमीबा खुद डिवाइड होकर के अमीबा 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पेरेंट अमीबा है और ये 2 डॉटर सेल, ये सभी एक दूसरे को सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएशन का ऑप्शन नहीं देखा। तो जो भी वेरिएशन होगा वो डीएनए के कॉपी करने पे ही, थोड़ा बहुत जो वेरिएशन आता है वहां पे ही वेरिएशन होगा। ये था बाइनरी फिजन इन अमीबा। बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरिया भी प्रेफर करते हैं बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक सेल एक देख रहे हैं टिपिकल, जिसका न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट नहीं है, उसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में गिरा हुआ है। पहले तो वो कॉपी होगा, तो जब वो कॉपी हो रहा है तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये उसका डीएनए का डुप्लीकेट है जो कॉपी फॉर्म हुआ है। ये दोनों सेपरेट हो गए हैं नेक्स्ट इमेज, और उसके बाद कंस्ट्रिक्शन का अपीयरेंस आया है और फाइनली 2 डिफरेंट सेल बन गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो कि यूग्लेना में होता है। यूग्लेना जो है उसका शेप ऐसा है, सैक लाइक शेप है, और उसके पास एक फ्लैजिला होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, यूग्लेना का जो न्यूक्लियस है उसके डीएनए जो है वो कॉपी हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है।
और न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है। न्यूक्लियस के साथ साथ उसका जो हेड है, यहाँ पे फ्लैजिला है, वो वाला एरिया भी डिवाइड हो जाएगा। फाइनली ये जो कंस्ट्रिक्शन है वो पर लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में आएगा, इसीलिए हम इसे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहते हैं। यहाँ के अलावा किसी और बॉडी पार्ट में कंस्ट्रिक्शन नहीं आने वाला। तो यूग्लेना के केस में वी सी लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन, इसीलिए इसका नाम लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन रखा गया है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस में कंस्ट्रिक्शन आएगा। यहाँ पे ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हमें दिखेगा। ये होता है इन केस ऑफ पैरामोशियम। पैरामोशियम एक प्रोटिस्ट है, तो ये पैरामोशियम है हमारा। इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा आफ्टर कॉपिंग द डीएनए। डीएनए जब बन जाएंगे, डीएनए की कॉपी बन जाएगी, तो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होने लगेगा। जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक कंस्ट्रिक्शन अपीयर होगा ट्रांसवर्स एक्सिस में, और फाइनली 2 डिफरेंट सेल बन जाएगा। तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन था। और लास्टली इरेगुलर बाइनरी फिशन। यहाँ पे ये तो हमने अमीबा के केस में भी डिस्कस किया था, कंस्ट्रिक्शन कहीं पे भी फॉर्म होगा, ट्रांसवर्स या लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी फिशन। इसके बाद हमारा एक और टाइप ऑफ फिशन है जो कि है मल्टीपल फिशन। अब बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में डिफरेंस क्या है? तो बाइनरी फिशन में एक सेल वाज डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल, 2 ही डॉटर सेल बन रहा था। बट मल्टीपल फिशन में क्या होगा कि जो हमारा अमीबा है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा में भी मल्टीपल फिशन देखा जाता है। तब देखा जाता है तो अनफेवरेबल कंडीशन में देखा जाता है। बाइनरी फिशन जो हो रहा था वो फेवरेबल कंडीशन में हो रहा था, पर मल्टीपल फिशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब क्या, जैसे कि हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है अमीबा, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है ह्यूमन के केस में। लेट्स जस्ट से हमने एक फूड कंज्यूम किया, उसमें एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका प्रेजेंट था, वो हमारे स्टमक में चला जाएगा। अब हमारे स्टमक में जो एसिड होती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका पीएच होता है 1, बहुत कम पीएच होता है। इस लो पीएच में सर्वाइवल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मल्टीपल फिजन के टाइम क्या होगा, अमीबा जो है वो अपने बॉडी के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देगा। इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं सिस्ट। ये जो सिस्ट है ये अमीबा को प्रोटेक्ट करेगा पीएच, लो पीएच या फिर हाई पीएच या फिर हाई टेम्परेचर, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस से। जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो सिस्ट अमीबा को प्रोटेक्ट करेगा। ये अमीबा है, ये एक सिस्ट फॉर्म कर देगा। इसका जो सेल, ये जो दिख रहा है वॉल, ये थिक हो जाएगा। और क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो रिपीटेडली डिवाइड होता जाएगा। न्यूक्लियस के बहुत सारे डिवीजन हो जाएंगे और सिस्ट बना हुआ रहेगा। जैसे ही सिस्ट परसीव करेगा, अमीबा परसीव करेगा कि अब इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो चुका है, अब वो स्टोमक से बाहर आ चुका है और एसिडिक कंडीशन अब नहीं है, मतलब कंडीशन फेवरेबल हो चुकी है, तो ये सिस्ट जो है ये बर्स्ट हो जाएगा और ये इंडिविजुअल न्यूक्लियस जो है ये बाहर निकल जाएंगे। ये डॉटर अमीबा है। ये क्या होगा, ये एक जो न्यूक्लियस दिख रहा है कोटिंग के साथ, ये वापस से पैरेंट अमीबा जैसा ग्रो हो जाएगा। तो मल्टीपल फिजन में एक पैरेंट अमीबा बहुत सारे डॉटर अमीबा रिलीज करते हैं। तो ये था डिफरेंस बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन में। मल्टीपल फिजन का एक और एग्जांपल हम पैरामोशियम, प्लाज्मोडियम में भी देखते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट जो कि मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन में। तो ये बाइनरी फिजन था और मल्टीपल फिजन। तो फिजन सभी को समझ में आ गया? शुड आई रिपीट एनीथिंग? सभी को सब कुछ क्लियर है फिजन में? ओके, तो फिजन के बाद हम अब नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे जो कि है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन का एक एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। हमने स्पाइरोगायरा का एग्जांपल पहले भी लिया है। किसी को याद है ये किस किंगडम में आता है या फिर ये क्या है स्पाइरोगायरा? एनीवन? स्पाइरोगायरा हमने किंगडम प्लांटे में डिस्कस किया था। उसका सबसे पहला डिवीजन जो था थैलोफाइटा,
थैलोफाइटा जो कि एल्गे का डिवीजन था, यस शुभम, स्पाइरोगायरा एल्गे होता है, तो स्पाइरोगायरा एल्गे में क्लासिफाई किया जाता है। स्पाइरोगायरा को अगर हम देखेंगे तो वो एक रिबन लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, रिबन के जैसा दिखता है, थिन रिबन के जैसा, फ्रैगमेंट के जैसा, और वो एक्वेटिक होता है, मोस्टली वाटर में हमें मिलेगा। फ्रेश वाटर बॉडी को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वी कैन फाइंड स्पाइरोगायरा इन इट। तो स्पाइरोगायरा क्या होता है, जब अच्छे से ग्रो हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन उसे मिलता है, तो वो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ये स्पाइरोगायरा है। माइक्रोस्कोप के अंडर हम देखेंगे स्पाइरोगायरा में ना सेप्टा प्रेजेंट होता है, ये एक बॉक्स है, इसके बाद सेकंड बॉक्स है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसे हम सेप्टम कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन इसी सेप्टम से होता है, ये ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएगा बहुत सारे फ्रैगमेंट में। तो स्पाइरोगायरा की जो बॉडी है वो ब्रेक हो जाएगी फ्रैगमेंट 1 2 3 मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में। ये जो ईच फ्रैगमेंट होगा जिसके पास सेप्टा होगा, ये पूरा एक ब्लॉक होगा, ये केपेबल होगा एक फुल्ली एडल्ट स्पाइरोगायरा में ग्रो होने का कैपेबिलिटी दिखाएगा। तो हर फ्रैगमेंट में ये पोटेंशियल होगा कि वो एक एडल्ट स्पाइरोगायरा बन जाए। ये जो प्रोसेस था रिप्रोडक्शन का, इसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी एंड ईच फ्रैगमेंट विल बी केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये एग्जांपल स्पाइरोगायरा का हम ले लेते हैं फ्रैगमेंटेशन में। नेक्स्ट जो हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें वो है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन और फ्रैगमेंटेशन ये दोनों काफी सिमिलर है, ये ऑलमोस्ट हमें सिनोनिम्स लगते हैं, पर क्या है रीजेनरेशन और फ्रैगमेंटेशन डिफरेंट होता है, हम उसके डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। तो ये रीजेनरेशन हमने एग्जांपल लिया है प्लेनेरिया का। रीजेनरेशन सेम होता है फ्रैगमेंटेशन के जैसा, बॉडी ऑफ एनिमल या फिर जो भी प्लांट हम कंसिडर कर रहे हैं डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये जो ब्रेकिंग है ये एक्सटर्नल फैक्टर के भी वजह से हो सकता है, कि कहीं इसको फोर्स लगा तो ये ब्रेक हो सकता है, और ये जो इंडिविजुअल पीस है ये डेवलप हो जाएगा न्यू प्लेनेरिया में। अब रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन इनके बीच में डिफरेंस क्या है? ये रीजनरेशन का एक और एग्जांपल है जो हम लिजर्ड में देखते हैं, गार्डन लिजर्ड या फिर घर में जो हमारा लिजर्ड होता है गेको, उसके केस में हम देखते हैं। लिजर्ड का जो टेल होता है, कभी कभी जब पैनिक सिचुएशन आता है तो लिजर्ड अपने टेल को छोड़ करके भाग जाता है, उसका पूंछ निकल जाता है और वो चला जाता है। तो क्या होता है आफ्टर सम टाइम अगर हम लिजर्ड को देखेंगे तो उसका टेल वापस से रीग्रो हो चुका हो, तो ये भी एक रीजनरेशन का एग्जाम्पल है। अभी डिफरेंसेस हम देखेंगे फ्रैगमेंटेशन में और रीजनरेशन में। फ्रैगमेंटेशन जो है वो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा जिनकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं, और रीजनरेशन हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होते हुए, जैसे कि हमने लिजर्ड के केस में देखा था। अभी ये जो सेकंड पॉइंट है ये एसेंशियल है। क्या होता है फ्रैगमेंटेशन में हर एक फ्रैगमेंट एक नया इंडिविजुअल बनाएगा, पर रीजनरेशन में इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक फ्रैगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करे, वो डेवलप हो जाए। जैसे कि हमने लिजर्ड के केस में देखा, जो उसका टेल है वो लिजर्ड नहीं बनाएगा, पर लिजर्ड जो है वो अपना टेल फॉर्म कर लेगा। तो हर एक फ्रैगमेंट वापस न्यू इंडिविजुअल नहीं बना पा रहा है इस केस में, इस एग्जाम्पल में। इसीलिए ये रीजनरेशन में, इसमें सिंपली क्या हो रहा है, लिजर्ड जो है वो अपने टेल को रीजनरेट कर रहा है। रीजनरेशन क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल से होता है। स्पेशलाइज्ड सेल मतलब ऐसे सेल जिनके पास कैपेबिलिटी होता है कि अगर कोई बॉडी पार्ट टूट गया या फिर अलग हो गया तो वो उस बॉडी पार्ट को फॉर्म कर देगा। समटाइम्स ये स्पेशलाइज्ड सेल इतने स्पेशलाइज्ड होते हैं कि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना देते हैं। तो रीजनरेशन के केस में हर एक फ्रैगमेंट एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बने ऐसा नेसेसरी नहीं है, वेयरएज फ्रैगमेंटेशन के केस में हर एक फ्रैगमेंट विल डेवलप इनटू अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्रैगमेंटेशन हमने स्पाइरोगायरा में देखा था, रीजनरेशन हमने गेको, गार्डन लिजर्ड या फिर प्लेनेरिया इनमें देखा था। रीजनरेशन स्पॉन्जेस में भी होता है, स्पॉन्जेस हमने देखा है पॉरीफेरा में आते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। इसके बाद नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग है। बडिंग हम देखते हैं इन केस ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्वेटिक मोड
एक्वेटिक हैबिटेट में रहता है। अगर हम वाटर देखेंगे, फ्रेश वाटर में मोस्टली हाइड्रा मिलेगा। फ्रेश वाटर का सैंपल लेंगे एंड इफ वी गो ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, हम उधर हाइड्रा देख सकते हैं। हाइड्रा का फाइलम जो है वो है सिलेंटरेटा। सेकंड वाला जो फाइलम हमने पढ़ा था हाइड्रा, उसमें आता है। तो हाइड्रा जो है उसका कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बडिंग होता है। बडिंग के केस में क्या होगा, ये पेरेंट हाइड्रा है, इसके ऊपर एक आउटग्रोथ फॉर्म होगा। ये जो आउटग्रोथ है इसमें रिपीटेडली सेल डिवीजन होगा। इसमें इतना सेल डिवीजन होगा कि ये आउटग्रोथ धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा। फिर ग्रो होते होते इसमें हम देखेंगे यहाँ पे टेंटाकल भी फॉर्म हो गए हैं। जैसे पेरेंट हाइड्रा के ऊपर टेंटाकल है, वैसे यहाँ पे एक छोटा सा टेंटाकल भी फॉर्म हुआ है। ये एक बड जैसा दिखेगा, जैसे प्लांट में बड हमें कैसे नजर आता है वैसे। इवेंचुअली पेरेंट हाइड्रा से नरिशमेंट ले लेकर के ये बड जो है ये बड़ा होता जाएगा और फाइनली ये अपने आप को डिटैच कर देगा। जब इसे लगेगा कि ये केपेबल है खुद अपना फूड प्रोवाइड करने के लिए, ये डिटैच हो जाएगा पेरेंट से और जाकर के किसी सबस्ट्रेट में अटैच हो जाएगा और फर्दर ग्रो होगा, फुल्ली एडल्ट बन जाएगा। ये था बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग में एक आउटग्रोथ फॉर्म होता है जहां पे सेल डिवीजन होगा और फाइनली वो आउटग्रोथ ग्रो होने लगता है और डिटैच होकर के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अपना कंप्लीट करता है। तो एग्जाम्पल बडिंग का हाइड्रा देखा, एक हमने एक और एग्जाम्पल है बडिंग का, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, वो है ईस्ट। ये है ईस्ट। ईस्ट जो है वो हम क्लासिफाई करते हैं फंगाई में, करेक्ट। तो ये ईस्ट का एक सेल है। ईस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंगाई। तो ईस्ट के सेल में आउटग्रोथ फॉर्म हो रहा है जो कि एक बड के जैसा है, डेवलप हो रहा है। फाइनली आउटग्रोथ ग्रो होगा और क्या होगा, ईस्ट के केस में एक और इसी बड के ऊपर एक और बड फॉर्म होगा। ये जो बड है ये ऊपर चला जाएगा और नीचे से एक और बड फॉर्म होगा। ऐसे इवेंचुअली चेन ऑफ बर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे और ये सब डिटैच हो जाएंगे और न्यू ईस्ट बनाएंगे। तो बडिंग के केस में हमने दो एग्जाम्पल देखा है, एक देखा है हमने हाइड्रा का एंड सेकेंड एग्जाम्पल ईस्ट का। तो ये था बडिंग। नेक्स्ट जो है हमारा वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम प्लांट्स के केस में देखते हैं। प्लांट जब बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए एक न्यू प्लांट फॉर्म कर देता है तो वो केस होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होगा, फ्लावर के अलावा, फ्लावर जो है वो प्लांट का सेक्सुअल ऑर्गन है, उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है एक प्लांट के फ्लावर में। बट अपार्ट फ्रॉम फ्लावर अगर प्लांट कहीं और से डेवलप हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर रूट से, स्टेम से या फिर किसी और पार्ट ऑफ द प्लांट से एक न्यू प्लांट हम फॉर्म कर पा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम एक प्लांट होता है, उसके लीफ में ना बर्ड फॉर्म होते हैं। ऐसे ये छोटे छोटे बर्ड्स दिख रहे हैं, ये फॉर्म होंगे और क्या होगा, ये जो बर्ड है ये इवेंचुअली गिर जाएंगे लीफ में से, गिर करके जहां सॉइल में गिरेंगे वहां ब्रायोफाइलम का एक प्लांट हो जाएगा। तो ये फ्लावर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा करके प्लांट फॉर्म नहीं हो रहा है। इंस्टेड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं ऑन लीव्स और लीव्स से बर्ड्स गिरेंगे एंड न्यू इंडिविजुअल विल बी फॉर्म्ड। तो इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव मतलब एनी पार्ट अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और प्रोपोगेशन मतलब प्रोपोगेट करना, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का और एक एग्जाम्पल है पटेटो में। हम देखते हैं अगर हम पटेटो को स्टोर करेंगे तो उसमें व्हाइट कलर का आई ऑफ पटेटो फॉर्म हो जाता है थोड़े टाइम बाद। ये भी एक एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। ये रहा पटेटो, इसके ऊपर इवेंचुअली अगर हम पटेटो को कुछ हफ्ते के लिए छोड़ देंगे तो वी विल फाइंड दिस बर्ड, दिस आई ऑफ पटेटो ग्रोइंग। ये जो आई ऑफ पटेटो है, अगर हम इस पटेटो को सॉइल में डाल देंगे या फिर इस इतना पीस कट करके सॉइल में डाल देंगे तो एक पटेटो का प्लांट हो जाएगा। So this is one example of vegetative reproduction, vegetative propagation. अभी नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है बल्ब का। बल्ब हम देखते हैं इन केस ऑफ ओनियन, जो हमारा स्प्रिंग ओनियन होता है वो एक एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। अगर हम स्प्रिंग ओनियन को काट देंगे ऊपर से, वो जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, और ये इस वाले पार्ट को हम सॉइल में डाल देंगे, सॉइल क्या अगर हम वाटर में भी डाल देंगे तो भी ये ग्रीन वाला पार्ट फिर से ग्रो हो जाएगा। सो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के 3 एग्जाम्पल्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। कैरेट के भी केस में हम देखते हैं, अगर हम कैरेट के रूट को सॉइल में डाल देंगे तो इवेंचुअली वो ग्रो होने लग जाएगा, उससे
शूट सिस्टम ग्रो हो जाएगा। नाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, वो उसको रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसको अपना नंबर इंक्रीज करने में हेल्प करता है, पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इम्पोर्टेंस ह्यूमन के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट। हम क्या कर सकते हैं, जो प्लांट अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो कर रहे हैं, कंपेरेटिव टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्लांट ग्रो होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। और क्या है, एक बार हमें सुपीरियर वैरायटी ऑफ क्रॉप मिल गया, समझो हमारे पास एक वैरायटी ऑफ शुगर केन है या फिर पोटैटो है, हमें पता है कि ये बहुत सुपीरियर है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो हम इंस्टेड ऑफ डूइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस करके उसको ग्रो करने से बेटर है कि हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उसकी फार्मिंग करें। तो क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें वेरिएशन के चांसेस बहुत कम है, तो जो वैरायटी है उसमें चेंजेस नहीं आएगा। whereas in case of sexual reproduction, वेरिएशन होके जो क्रॉप था हमारा वो चेंज हो सकता है, चांसेस है उसका प्रॉपर्टीज चेंज होने का, पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में वेरिएशन के चांस कम है, रेयर वेरिएशन होंगे, और जो वेरिएशन होंगे भी दे वोंट बी दैट सिग्निफिकेंट। तो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को फार्मिंग में एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। एक तो क्रॉप्स जल्दी ग्रो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, और क्वालिटी मेंटेन रहती है। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एग्रीकल्चरल साइंस या फिर बॉटनी के टॉपिक्स अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, लेयरिंग का, कटिंग का, तो ये सब उसमें डिस्कस किया जाता है। लेयरिंग और कटिंग, कटिंग जो होता है हमने देखा है, अगर हम किसी प्लांट स्टेम निकाल देते हैं और उसके स्टेम को सॉइल में डाल देते हैं तो उस स्टेम से एक न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है, ये हम रोज के केस में देखते हैं, तो ये कटिंग का प्रोसेस है। वैसे ही लेयरिंग है, लेयरिंग के प्रोसेस में रूट से एक न्यू प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो सभी को इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझ में आ गया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, हम इसको कहाँ फार्मिंग में यूज कर सकते हैं और इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। ओके, ये लास्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है ये हम प्रीडोमिनेटली फंगाई के केस में देखते हैं, फंगाई जो है वो स्पोर फॉर्म करते हैं। इसमें क्या होगा, पेरेंट जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा। सबसे पहले तो ये हमारा एग्जाम्पल ब्रेड ब्रेड मोल्ड जो होता है म्यूकर, उसमें हम देख सकते हैं उसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसको अगर हम देखेंगे तो हमें स्पोर फॉर्मेशन बहुत अच्छे से नजर आएगा। तो पहले जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो अच्छे से डेवलप होगी, वो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा अपने सबस्ट्रेट में, और फाइनली जब वो फुल्ली डेवलप हो जाएगा तब वो अपने रिप्रोडक्टिव यूनिट्स फॉर्म करेगा। ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होंगे इनके अंदर इनक्लोज्ड होगा बहुत सारा छोटा छोटा स्पोर्स, हर एक स्पोर के अंदर कैपेबिलिटी होगी कि वो एक नया फंगाई बना दे। तो ये एग्जाम्पल है इसका राइजोपस, जो कि हमने डिस्कस किया था लेग्यूम प्लांट में, सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है राइजोपस। म्यूकर जो कि ब्रेड में मोल्ड फॉर्म होता है। फर्न एंड मॉस, फर्न और मॉस ये फंगाई नहीं है, ये प्लांट्स के एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल है और टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल है, उनमें भी स्पोर फॉर्मेशन वी कैन सी। तो ये रहा एक हमारा राइजोपस या फिर ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये जो प्लांट की फंगाई की बॉडी है, ये रही, ये बॉडी पहले ग्रो होगी, जब बॉडी अच्छे से न्यूट्रिशन डिराइव करके ग्रो हो जाएगी तो ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट फॉर्म करेगा, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, ये वेट करेगा कि कब उसे एक फेवरेबल कंडीशन मिले, ऐसा कंडीशन इसके हर स्पोर अच्छे से हो जाए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, और जब वैसा कंडीशन इसे मिलेगा तो ये फट जाएगा, ये पूरा स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाएगा और ये स्पोर्स जाकर के गिर जाएंगे सबस्ट्रेट में, और सबस्ट्रेट में गिरने के बाद हर एक स्पोर ऐसा जर्मिनेट होगा और अपना रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और ग्रो हो जाए। तो दिस वाज स्पोर फॉर्मेशन। जो हमारा पेंसिलियम हमने पढ़ा था फंगाई के केस में, जिससे हम पेंसिलिन डिराइव करते हैं, वो भी स्पोर फॉर्मेशन करता है। एस्परजिलस एक अनदर एग्जाम्पल है फंगाई का जो कि स्पोर फॉर्मेशन करता है। तो अभी तक हमने जितने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस किए वो सभी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिमिटेशन होते हैं। लिमिटेशन क्या है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का,
कि अगर कॉपी बनाते टाइम समझो गलती से कुछ नेगेटिव म्यूटेशन आ गया, उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है, वो रिमूव नहीं हो सकता। जब सिंगल पेरेंट अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके डॉटर सेल्स बनाएगा या फिर डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाएगा, उनमें ये नेगेटिव म्यूटेशन प्रेजेंट होंगे, उनको रिमूव करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। ये जो एरर है, ये जो प्रॉब्लम है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सॉल्व हो जाता है। फिर सेकेंडली, डाइवर्सिटी का जो ऑप्शन है वो बहुत ही लिमिटेड है। हमने देखा था वेरिएशन जो है वो बहुत ही माइन्यूट होंगे, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होंगे और बहुत लंबा टाइम लेंगे इवॉल्व होने के लिए, एवोल्यूशन करने के लिए। इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डाइवर्सिटी या फिर वेरिएशन का जो चांस है वो सिर्फ डीएनए के कॉपिंग के टाइम जो एरर आएंगे वही एक चांस रहेगा। तो डाइवर्सिटी जो है वो लिमिटेड है, वेरिएशन लिमिटेड है। ये दोनों चीज लिमिटेड होने के वजह से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अडेप्ट जो है नहीं कर पाएंगे। अगर उनका इन्वायरमेंट जो है वो चेंज कर दिया गया तो वो अडेप्टेशन नहीं दिखा पाएंगे। और एक सिंगल चेंज अगर इन्वायरमेंट में हुआ तो वो पूरी स्पीशीज को इरेज कर सकता है। तो ये सभी लिमिटेशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये सभी लिमिटेशन ओवरकम हो जाते हैं जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो हाँ, नेक्स्ट अभी यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पार्ट जो कि मुझे रिपीट करना चाहिए? Or if you have any point that you want to add? Everyone, सभी मेथड क्लियर हो गए? ओके ओके, तो अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जो लिमिटेशन थे वो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओवरकम हो जाता है। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज। एक स्पीशीज का मतलब क्या होता है? अगर हम मैं कहना चाहूँ कि स्पीशीज हम कैसे डिफाइन करेंगे तो मैं क्या बोलूंगी कि क्या क्या कैटेगरी है, क्या क्या चीजें हैं जो कि एक स्पीशीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कि हम बोल सकते हैं कि हाँ ये लोग एक स्पीशीज बना रहे हैं। तो मैं ये देखूंगी कि उस स्पीशीज में जो इंडिविजुअल प्रेजेंट है वो लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं नेचुरली। और वो एक बार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके आलम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये वाला स्पीशीज के लिए नहीं आएगा। स्पीशीज जो है उसके लिए हम देखेंगे कि जो दो पेरेंट है एक ही स्पीशीज को जिनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उसमें जो दो पेरेंट आ रहे हैं पॉपुलेशन में से, वो दोनों पेरेंट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस अंडर नेचुरल सर्कमस्टांसेस कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर वो लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनकी जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो प्रोजेनी फर्टाइल है या नहीं। अगर उनकी प्रोजेनी फर्टाइल होगी तो वो एक स्पीशीज बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं क्रॉस बिटवीन डोंकी एंड हॉर्स, वो होता है म्यूल। जो डोंकी और हॉर्स के बीच में क्रॉस होता है वो नेचुरल नहीं है, वो हम करवाते हैं क्योंकि हमें म्यूल का जरूरत होता है लेबर वगैरह काम करवाने के। तो डोंकी और म्यूल के बीच का जो क्रॉस है वो अननेचुरल। तो और जो उनका जो प्रोजेनी फॉर्म हो रहा है, जो म्यूल फॉर्म हो रहा है वो इनफर्टाइल होता है। म्यूल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये जो पॉइंट है ये कंक्लूड करता है कि जो डोंकी है और हॉर्स है ये दोनों सेपरेट स्पीशीज है। हॉर्स की दूसरी स्पीशीज है और डोंकी की दूसरी स्पीशीज है, ये इंटरमिक्स नहीं कर सकते। तो ये जो है स्पीशीज फॉर्म करता है। एक स्पीशीज कैसे फॉर्म होगा? ये स्पीशीज को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। वो लोग रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। तो एक पॉपुलेशन में से दो पेरेंट जो होंगे उनके जो जीन्स होंगे वो काफी डिफरेंट होंगे, एक ही स्पीशीज के दो पेरेंट के। सपोज वो दोनों पेरेंट का सेल्स जो है, जर्म सेल्स, वो साथ में आया और वो फ्यूज होकर के फर्टिलाइज हुआ। तो जो उनका टू डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स है उसमें से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा सुपीरियर है, कौन सा ज्यादा इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सकता है, अपने इन्वायरमेंट के चेंजेस को देख करके अडेप्ट हो सकता है। उन जीन्स को ही हम सेलेक्ट करते हैं और हम प्रिफर करते हैं कि वो हम प्रोजेनी में आ जाए।
तो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके पास हमेशा अच्छे क्वालिटी के जीन्स होते हैं। अगर कुछ नेगेटिव म्यूटेशन एक पेरेंट में है तो वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ये सभी चीजें हमें देखने मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये पॉसिबल नहीं था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बिकॉज एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था, दो सेपरेट पेरेंट के सेल्स नहीं आ रहे थे। और एक और पॉइंट था वेरिएशन का। वेरिएशन जो है वो भी हमें देखने मिल जाएगा। जो दो पेरेंट है, मे बी वो लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन से आए होंगे, उनका इन्वायरमेंट अलग होगा, उनके जीन्स अलग होंगे। ये सभी जीन्स एक साथ जब कंबाइन होंगे तो उनमें वेरिएशंस नजर आएंगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिग्री ऑफ वेरिएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं था। तो जो लिमिटेशंस हमने देखे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि म्यूटेशन जो है नेगेटिव म्यूटेशन, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, ये सभी इसमें सॉल्व हो जाता है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम एक क्या आता है, ये पार्ट हमने डिस्कस किया। हाँ, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सपोज जो दो पेरेंट हमने लिया है, इन केस ऑफ ह्यूमन अगर हम बात करें, तो ह्यूमन के हर सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 23 पेयर्स, मीनिंग टोटल 46 क्रोमोसोम। तो एक पेरेंट, सपोज मेल पेरेंट का 46 क्रोमोसोम एंड फीमेल पेरेंट का 46 क्रोमोसोम, अगर हम ये दोनों सेल को फ्यूज करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल हो जाए। Instead of 23 pairs, we will have 46 pairs. तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, फर्दर जब ये प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करेगा तो क्रोमोसोम का जो है नंबर वो हर जनरेशन में डबल होता जाए। ये हम देख रहे हैं, एक डिफिकल्टी हमें नजर आ रही है। इस डिफिकल्टी को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? तो एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसे हम मियोसिस कहते हैं। ये प्रोसेस हम सेल डिवीजन के टाइम डिस्कस करेंगे। मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल फॉर्म होता है जिसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में फॉर्म होगा, उस वो जो हाफ नंबर ऑफ सेल का, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का सेल है, उस स्पेशल सेल को हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड मतलब ऐसा सेल जिनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है। जिस बॉडी को वो बिलोंग करता है, उस स्पीशीज का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसका आधा क्रोमोसोम उस स्पेशल सेल में हमें नजर आएगा। ये स्पेशल सेल हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो ये जो प्रॉब्लम है जो हम देख रहे थे कि डबल क्रोमोसोम हो रहा है हर जनरेशन में, ये इस मियोसिस के प्रोसेस से सॉल्व हो जाएगा। मियोसिस के प्रोसेस से हमें हैप्लॉइड सेल मिलेंगे। ये हैप्लॉइड सेल जो है यही पार्टिसिपेट करेंगे इन द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। हैप्लॉइड सेल इन केस ऑफ मेल स्पर्म होता है, इन केस ऑफ फीमेल ओवम होता है। हैप्लॉइड सेल में जैसे कि मैंने बताया नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे, so instead of 46 chromosome they will have only 23 chromosome। तो स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम होगा, ओवम के पास 23 क्रोमोसोम होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो 23 प्लस 23 46 बना देंगे। और ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमंस का, स्पीशीज का था 46, वो रिस्टोर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस के वजह से, मियोसिस के वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। ये जो चीज है ये हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं देखते, उधर जरूरत ही नहीं होती क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमेट ही नहीं हो रहा है वहां पे। तो ये सभी को समझ में आया ये प्रॉब्लम जो था ये कैसे सॉल्व हुआ? एवरीवन ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक स्पीशीज का फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। ह्यूमन के केस में ह्यूमन के पास 23 पेयर और 46 क्रोमोसोम, यू कैन से 46 क्रोमोसोम ही रहेगा। इन केसेस, ऐसे केस होते हैं जिसमें 46 के जगह कभी कभी 47 क्रोमोसोम होता है। उस केसेस में बहुत जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो लेकिन दूसरे चैप्टर में आए। ओके, तो ये जो स्पेशल टाइप के सेल में कह रही थी जिनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, वो उन्हें हम कहते हैं जर्म सेल्स। तो हमारी जो बॉडी होती है, हर एक एनिमल की, हर एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसके बॉडी में ब्रॉडली 2 टाइप ऑफ सेल होता है। पहला टाइप होता है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, वो हमारे बॉडी के सेल्स हो जाएंगे, कोई भी सेल जो कि ग्रो होंगे, डिवाइड होंगे, पर वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। रिप्रोडक्शन एज इन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म।
तो ये जो सेल्स होंगे उन्हें हम कहते हैं सोमैटिक सेल। अब सेकंड कैटेगरी ऑफ सेल होता है वो होता है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिनके पास क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, इन्हें हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। सोमैटिक सेल्स को हम डिप्लॉइड सेल कहेंगे क्योंकि उनके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, और जर्म सेल हैप्लॉइड सेल हो जाएंगे। जर्म सेल्स जो है हमेशा याद रखना मियोसिस से फॉर्म होते हैं, वेराज सोमैटिक सेल जो है वो माइटोसिस प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस ये दोनों हम सेल डिवीजन में डिस्कस करने वाले हैं। तो जर्म सेल्स जो है टू इंडिविजुअल पेरेंट के एक साथ आते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है और वो जाइगोट एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रॉडली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे कंडक्ट होगा। तो ये जो पार्ट मैंने बताया, germ cell fertilization, formation of zygote and then the formation of new individual, ये प्रोसेस कॉमन है हर एक ऑर्गेनिज्म में जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है। ओके, तो अभी हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ये आ जाते हैं डिवीजन, लास्ट वाला डिवीजन जो एंजियोस्पर्म है उसमें आ जाएंगे। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो हम देखेंगे एंजियोस्पर्म के केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम फ्लावर का पार्ट्स हमने डिस्कस किया हुआ है पहले जब हम प्लांट के पार्ट्स डिस्कस कर रहे थे, तो उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक फ्लावर के पास एसेंशियल पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो फ्लावर के पास होता है सेपल, सबसे पहले नीचे से हम देखेंगे तो ये रहा सेपल ग्रीन कलर का, जो कि पेटल के जैसे दिखता है पर ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट इज पेटल्स। पेटल्स जो होंगे कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं। तो ये रहा सेपल, सेकंड वन इज पेटल। नेक्स्ट जो है उसे हम कहते हैं, ये जो फिलामेंट दिख रहा है, फिलामेंट एंड एंथर, ये टुगेदर बना रहे हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हम कहते हैं स्टैमेन। और नेक्स्ट ये जो बीच वाला पार्ट हमें नजर आ रहा है ये है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है वो 3 डिफरेंट पार्ट से कंपोज हुआ है। कौन सा है? सबसे टॉप में हम देखेंगे तो स्टिग्मा है। स्टिग्मा जो है ये पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। नेक्स्ट एक इलोंगेटेड नेक है जिसे हम कहते हैं स्टाइल। और थर्ड एंड द लास्ट पार्ट है ये जो स्वोलन पार्ट है, ये ओवरी होता है। ओवरी फ्यूचर में जाकर के फ्रूट बन जाता है। यस एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों मिल करके पिस्टिल बनाते हैं। पिस्टिल को हम गाइनोशियम भी कहते हैं या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट यहाँ पे ये वाला जो हमें दिख रहा है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एंथर, ये जो येलो वाला दिख रहा है एंथर, और जो एंथर को सपोर्ट करता है वो होता है फिलामेंट। एंथर प्लस फिलामेंट ये दोनों मिल करके पिस्टिल बनाते हैं, सॉरी स्टैमेन बनाते हैं, नॉट पिस्टिल। पिस्टिल गाइनोशियम होता है, स्टैमेन एंड्रोशियम होता है। एंड्रोशियम को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर्स हमने डिस्कस किया, सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड पिस्टिल। सेपल एंड पेटल नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक फ्लावर के, एक प्लांट के। ये सिर्फ इनका फंक्शन है सपोर्ट करना, पोलिनेशन को प्रमोट करना। ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पार्टिसिपेट कौन करेगा रिप्रोडक्शन में? तो स्टैमेन और पिस्टिल करेंगे। स्टैमेन और पिस्टिल अभी हमने देखा, स्टैमेन एंथर और फिलामेंट से बना हुआ है, पिस्टिल ओवरी स्टिग्मा स्टाइल से बना हुआ है। स्टैमेन और पिस्टिल के अंदर जो हमारे जर्म सेल्स है वो प्रेजेंट होंगे। जर्म सेल हमने अभी पढ़ा हैप्लॉइड सेल होंगे, ऐसे सेल होंगे जिनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा। ठीक है, तो मेल के केस में, इन केस ऑफ फ्लावर, मेल के केस में जर्म सेल को हम क्या कहेंगे? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जर्म सेल्स के नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट के केस में, फ्लावरिंग प्लांट के केस में मेल जर्म सेल्स जो है उन्हें हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ये जो एंथर है इसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। और फीमेल जर्म सेल जो है वो यहाँ पे होगा ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एक एग सेल होगा जिसे हम ओवम कहते हैं। तो यू कैन सी एक सिंगल फ्लावर में, एक ही ओव्यूल में यू कैन फाइंड 1 एग सेल, वेराज एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है।
ठीक है, अभी नेक्स्ट है फ्लावर के टाइप। फ्लावर जो है वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें इसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहते हैं या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इसमें क्या होगा, या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या तो पिस्टिल प्रेजेंट होगा। ये फ्लावर या तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ये हमें देखने मिलता है पपाया एंड वाटरमेलन के केस में। फिर फ्लावर की सेकंड कैटेगरी होती है जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने वो इमेज में देखा था। ये एक बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल हम हेबिस्कस में देखते हैं। हेबिस्कस के केस में एंथर हमें बाहर ही मिलता है, फ्लावर के बाहर रहता है एंथर, और हमें स्टिग्मा स्टाइल भी देखने मिलता है, ओवरी फ्लावर के अंदर एम्बेडेड होता है। तो ये एक बायसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, या तो मेल का या तो फीमेल का। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हमें देखना है पोलिनेशन का। अभी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का एक साथ आना नेसेसरी है, तभी तो फर्टिलाइजेशन का इवेंट हो पाएगा। क्योंकि मेल जर्म सेल को फ्यूज होना है फीमेल जर्म सेल के साथ, पोलन ग्रेन को फ्यूज होना है ओवम के साथ। तो यहाँ पे एंथर है, इसके अंदर पोलन है, स्टिग्मा यहाँ है, या फिर किसी और फ्लावर का भी स्टिग्मा हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो ये एंथर यहाँ तक आएगा कैसे? फ्लावर्स तो ये एंथर चल के तो नहीं आएगा, तो ये एंथर आएगा कैसे? तो ये जो प्रोसेस है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर इन द स्टिग्मा। ये स्टिग्मा किसी और फ्लावर का भी हो सकता है ऑफ द सेम स्पीशीज। तो पोलिनेशन, ये हमने देखा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन दैट इज मेल जर्म सेल टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा से वो खुद ही नीचे चला जाएगा। तो ये जो ट्रांसफर होता है इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहते हैं। और ये होता किससे है? तो ये पॉलिनेटर से होता है। पॉलिनेटर कौन कौन हो सकता है? तो विंड हो सकता है, विंड के वजह से पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा से चिपक सकता है। फिर बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, एनिमल्स लाइक बैट, ह्यूमन, मंकीज, ये सभी पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। यस अनिल, एयर, वाटर, इंसेक्ट, ये सभी पॉलिनेटर्स होते हैं। अब पॉलिनेशन जो है वो फर्दर 2 टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ये जब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर के अगर अटैच हो गया तो इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के अटैच होता है। ये फ्लावर सेम स्पीशीज का ही होगा। इस प्रोसेस को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट फ्लावर इन्वॉल्व है। तो पॉलिनेशन 2 टाइप का है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अभी पॉलिनेशन का इवेंट हो गया, समझो बर्ड या फिर किसी भी पॉलिनेटर ने कर दिया। पोलन ग्रेन आकर के अटैच हो गए स्टिग्मा में, यहाँ पे आ गया पोलन ग्रेन स्टिग्मा में। अब नेक्स्ट क्या होगा, पोलन ग्रेन जो है कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा। उसके केमिकल सिक्रीट करने के वजह से पोलन ग्रेन को एंट्री मिल जाएगी स्टिग्मा के अंदर। ये केमिकल स्पेसिफिक होता है स्पीशीज को। अगर ये पोलन किसी और स्पीशीज के फ्लावर में जाता तो ये स्टिग्मा उसे अंदर आने नहीं देता। इसीलिए इसे हम कहते हैं पिस्टल, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन और ये पिस्टल, इनका इंटरैक्शन ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। तो जब पोलन आके स्टिग्मा में अटैच होगा और ये दोनों एक ही स्पीशीज को बिलोंग करेंगे तो स्टिग्मा उस पोलन को एंट्री दे देगा। वो पोलन इंटर करेगा स्टाइल में और नीचे जाएगा, नीचे जाएगा ओवरी के पास और फिर यहाँ से इंटर करेगा ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही देखा जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। जैसे ही वो ओव्यूल के अंदर इंटर करेगा वो इनकाउंटर करेगा ओवम को। यहाँ पे ओवम है, ये बड़ा वाला जो सेल दिख रहा है। ओवम्स जो होते हैं वो यूजुअली बड़े होते हैं। उनका साइज बड़ा क्यों होता है? क्योंकि वो फूड स्टोर करके रखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करते हैं, ताकि फ्यूचर जो हमारा प्रोजेनी है उसको पावर मिल सके, उसको नरिशमेंट मिल सके।
इसीलिए ओवम बड़ा होता है। वेराज जो मेल जर्म सेल होता है वो काफी छोटा होता है और उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यूजुअली ये सब मूवमेंट करने में कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन आया, स्टिग्मा में इंटर किया, स्टाइल से गया नीचे और यहाँ पे उसको ओवम मिला और ओवम से वो जाकर के फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने के बाद ये जैसे कि मैंने बताया था, पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है, ओवम भी हैप्लॉइड है। एग सेल और पोलन ग्रेन दोनों के पास हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो दोनों जब फ्यूज होंगे तो उन दोनों के हाफ हाफ क्रोमोसोम ऐड हो जाएंगे और उनका जो प्लांट का क्रोमोसोम नंबर था वो रिस्टोर हो जाएगा और जब वो फ्यूज होंगे वो जाइगोट फॉर्म करेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जाइगोट फॉर्म होगा जो कि नॉर्मल माइटोटिक सेल डिवीजन दिखाएगा। माइटोटिक सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, वो डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा ओव्यूल में। ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, एक टफ कोटिंग बना देगा। जैसे कि हम देखते हैं सीड्स जो होते हैं वो बहुत ही कड़क होता है, उनमें एक टफ कोटिंग होता है ताकि वो सीड को ये जो जाइगोट है फीटस उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो सीड हो जाएगा, ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड और जो ओवरी है, ये ओवरी जो है इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू फ्यूचर फ्रूट। फ्रूट जो हम देखते हैं एंजियोस्पर्म्स में वो ओवरी होता है और जो पेटल और सेपल अटैच्ड होते हैं, पेटल्स तो गिर जाएंगे पर जो सेपल है कभी कभी हमें दिखता है फ्रूट में अटैच किया हुआ। इन केस ऑफ टमेटो, टमेटो में हम देखते हैं सेपल्स अटैच्ड है टमेटो को। टमेटो जो है वो ओवरी है और जो ग्रीन ग्रीन अटैचमेंट है वो सेपल्स है, पेटल्स उसके गिर चुके। ओके, तो ये था फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट। अब एक बार सीड ओव्यूल बन जाएगा और जो फ्रूट रहेगा ओवरी, ओवरी की जो कवरिंग रहेगी फ्रूट की, someone is unmute, kindly mute yourself. अच्छा, तो अभी हम देख रहे थे जर्मिनेशन। जो फ्रूट है हम उसे खाते हैं और सीड को हम फेंक देते हैं और ऐसे सभी एनिमल करते हैं। फ्रूट जो है वो हमारे लिए रिवॉर्ड होता है ताकि हम सीड को जर्मिनेट करने के लिए सॉइल में फेंक दें। तो कोई भी एनिमल फ्रूट खाएगा एंड सीड को वो फेंक देगा। सीड्स जो है वो जर्मिनेट होंगे और उससे न्यू फ्यूचर प्लांट फॉर्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीड, इट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद एक न्यू प्लांट हमें मिल जाएगा। तो सभी को रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लियर हो गया है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट यहाँ पे खत्म होता है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ ऐड करना है या फिर कोई डाउट है, डू आई नीड टू रिपीट एनी पार्ट? ओके, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इन केस ऑफ ह्यूमन या फिर इन केस ऑफ एनिमल, एनिमल के केस में हम ह्यूमन का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी कोई एग्जाम्पल हमें 10th लेवल तक नहीं पढ़ना है। ह्यूमन के केस में क्या होता है, हम देखते हैं जो हमारा टीनेज ईयर्स होता है या फिर अर्ली टीन ईयर्स होता है, दैट इज फ्रॉम 11 to 14। इस ईयर में एक ह्यूमन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये जो चेंजेस होती है इन सब के बारे में हमने पढ़ा है, क्या क्या चेंज होता है। ये सभी चेंजेस अलग होता है, मेल्स में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। इन केस ऑफ फीमेल, मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। ये सभी चेंजेस हम देखते हैं, ये आता है इन द एज ऑफ 11 to 14। कभी कभी जल्दी आ जाता है, कभी कभी लेट आता है। ओके, प्लांट हार्मोन एंड देयर रोल। आलम, ये जो टॉपिक है ना, ये प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन और प्लांट के फूड में कवर हो जाएगा जब हम प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ एंड उनका वो सब लाइफ प्रोसेस देखेंगे। तभी इसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, वो सब जो हार्मोन्स होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये अभी हम एक्सक्लूसिवली रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए प्लांट हार्मोन्स यहाँ पे मैंने नहीं डाला। ओके, अभी रिप्रोडक्शन के बारे में बोल रही थी ह्यूमन के केस में। तो जो चेंजेस हमने फीमेल में देखा, इन केस ऑफ मेल क्या होता है, एट द अर्ली टीन चेंजेस, उनका बॉडी हेयर ग्रो होगा, वॉइस जो है वो होर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा,
तो ये सभी जो चेंजेस है वो हो क्यों रही है? हमें पता है कि ये प्यूबर्टी के वजह से होता है, प्यूबर्टी में चेंजेस आ जाते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसा फेज होता है जिसमें एक चाइल्ड एडल्ट में डेवलप होने का जो बीच में फेज होता है वो प्यूबर्टी कहलाता है। तो ये सेक्सुअल मैच्योरेशन का फेज जो है वो आता क्यों है? इसमें ऐसा होता क्या है जो हमारी बॉडी में सब चेंजेस आ रहे हैं? तो हमने एक देखा था जर्म सेल का फॉर्मेशन। ये जो जर्म सेल का फॉर्मेशन है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल और टिश्यू करते हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू है इनका डेवलपमेंट इस टाइम में स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम अपने बॉडी में चेंजेस देखते हैं एट स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 11 अप अंटिल योर टीनेज, एंड ऑफ द टीनेज ईयर्स। ओके, तो अभी क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स जो है वो एक स्पेशल प्रोसेस है जो कि डिफरेंट होगा इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल। हम देखेंगे जर्म सेल्स जो है वो कौन क्रिएट कर रहा है, कौन सा ऑर्गन क्रिएट कर रहा है, स्पेसिफिकली कौन से टिश्यूज बना रहे हैं, और फिर आगे कैसे फर्दर वो डिवाइड होता है, और ये सब प्रोसेस हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो प्यूबर्टी जो सेक्सुअल मैच्योरेशन का फेज होता है उसका रीजन क्लियर हो गया। वो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं इस फेज में, उनका मेच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए वी सी चेंजेस इन अवर बॉडी। अभी हम ब्रॉडली पूरे एनिमल किंगडम या फिर पूरे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनके केस में फर्टिलाइजेशन देखेंगे। फर्टिलाइजेशन ऑफ जर्म सेल जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल हो सकता है या फिर वो इंटरनल हो सकता है। एक्सटर्नल के केस में क्या होगा, जर्म सेल्स जो है मेल एंड फीमेल वो दोनों बॉडी के बाहर फ्यूज होंगे, किसी एक पेरेंट के बॉडी के अंदर फ्यूज नहीं होगा। फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट जो है वो बॉडी के बाहर होगा, तो उस केस में फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो जर्म सेल्स जो है मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स दे विल फ्यूज एंड फर्टिलाइज इनसाइड द बॉडी ऑफ वन पेरेंट, इसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। किसी का माइक अनम्यूट है, उसको म्यूट कर दो। ओके, तो ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन सभी को क्लियर हो गया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में फॉर्मेशन एंड सॉरी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो होगा, फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स जो होगा वो बॉडी के बाहर होगा। ओके, एंड इन केस ऑफ इंटरनल फ्यूजन बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, बॉडी के अंदर सॉरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वो फिशेस दिखाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल हम देखेंगे, यस अनिल, फ्रॉग, फिशेस, ये सभी लोअर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, लोअर एनिमल्स जो होंगे वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाएंगे। वेराज हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाएंगे। अभी हम आते हैं वापस ह्यूमन के केस में। हम डिस्कस करेंगे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम, उसमें क्या क्या मेन ऑर्गन्स है। तो सबसे पहले प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो है टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहा गया है, क्योंकि जो हमारे मेल के जर्म सेल्स है वो फॉर्म होंगे टेस्टिस में, वो जो है वो हैप्लॉइड बनेंगे टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस के जो सेल है वो खुद मेच्योर हो जाएंगे, और अंडरगो करेंगे मियोसिस। मियोसिस अंडरगो करने के बाद दे विल फाइनली कन्वर्ट इनटू स्पर्म्स। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो होगा टेस्टिस में। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेस्टिस जो है इट विल सिक्रीट ए हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। ये मेल हार्मोन है। इट विल रेगुलेट द चेंजेस व्हिच विल अकर इन प्यूबर्टी। तो ये जो दो चीजें हैं इसके वजह से हम टेस्टिस को कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस जो ह्यूमन के केस में है अलोंग विथ मेनी अदर मैमल वो बॉडी के बाहर लोकेटेड होता है। बॉडी के बाहर क्यों उसको लोकेट किया गया है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस है, वो लोअर टेम्परेचर में होगा। बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई है, स्पर्मेटोजेनेसिस हाई टेम्परेचर में नहीं हो सकता,
तो इसीलिए उसे बॉडी के बाहर लोकेट किया गया। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ऑफ टेस्टिस रहेगा, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, टोटल नंबर 2 होगा। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ये सबसे पहला वाला हो गया इंपॉर्टेंट प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अलावा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आ जाएगा, तो इसके बाद है ये जो दिख रहा है ट्यूब, इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस, ये भी पेयर में आता है। ये कनेक्ट करेगा टेस्टिस को प्रोस्टेट ग्लैंड से। नेक्स्ट इज प्रोस्टेट, उसके बाद यूरेथ्रा है। ये जो 4 चीज है, इसके अलावा बाकी का जो लेबलिंग है वो सब देखने की जरूरत नहीं है। टेस्टिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट एंड यूरेथ्रा, ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी के लेबलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो टेस्टिस में हो रहा है, स्पर्म वहां पे फॉर्म हो रहे हैं, वो वहां पे फॉर्म होने के बाद रिलीज हो जाएंगे, रिलीज होंगे और वास्ट डिफरेंस से ट्रैवल करेंगे यहाँ पे, और फाइनली वो आ जाएंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका ओपनिंग भी इसी ट्यूब में खुलेगा, उसके सिक्रीशन के साथ वो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। यूरेथ्रा, यूरिन एंड स्पर्म, सेमाइनल फ्लूइड, स्पर्म, यूरिन, ये तीनों के लिए भी कॉमन एग्जिट है। तो स्पर्म का जो पाथवे है वो स्टार्ट होता है टेस्टिस से, जाता है वास्ट डिफरेंस में, इंटर करता है यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा। ओके, बीच में 2 ग्लैंड्स आएंगे। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, उसके सिक्रीशन इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल, ये जो 2 ग्लैंड है ये मेल के केस में इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड के जो फ्लूइड होते हैं उनका रोल क्या है? वो ऐसे ही तो नहीं सिक्रीट होंगे, तो उनका रोल है नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। वो स्पर्म को एक मीडियम प्रोवाइड करेंगे स्विम करने के लिए और वो उनको नरिश करेंगे। स्पर्म जो है वो खुद एक बहुत ही छोटा सा सेल है विथ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म के पास होता है, उसके अलावा स्पर्म के पास कुछ भी नहीं होता। स्पर्म के हेड में ये क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा और टेल जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कंज्यूम हो जाता है कंप्लीटली स्पर्म के विप्लैश मूवमेंट के वजह से। जो स्पर्म स्विम करता है उसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है, तो जो स्पर्म का हेड है लास्ट में वहीं बचता है। प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल का जो फ्लूइड है इट इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट एंड मीडियम फॉर स्पर्म। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इतना ही हमें पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है कुछ और। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे मेल में टेस्टिस था वैसे फीमेल में ओवरीज है। वी विल हैव 1 पेयर ऑफ ओवरी। तो अच्छा, अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो उसके ओवरी में पहले से ही बहुत सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं, पर ये जो एग्स प्रेजेंट होंगे दे विल बी इमेच्योर, इनका मैच्योरेशन अभी तक हुआ नहीं। तो इनका मैच्योरेशन कब होगा? ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा इट विल इंडिकेट कि एग का मैच्योरेशन स्टार्ट हो गया है। और जितने भी मिलियन एग प्रेजेंट होते हैं पर ओवरी में वो सभी एक साथ मैच्योर नहीं होंगे। जैसे कि स्पर्म के केस में बहुत सारे स्पर्म एक साथ मैच्योर होते हैं, स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो एक साथ मैच्योर होकर स्पर्म बन जाते हैं। whereas in case of ovaries, एग्स जो है वो एक एक करके मैच्योर होंगे। एक एग को मैच्योर होने में अराउंड 28 डेज लगता है, ये एक पूरा साइकिल बनाता है। तो ये जो मैच्योरेशन ऑफ एग है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम है, ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। 1 एग प्रोड्यूस होता है बाय 1 ओवरी, और ओवरीज जो है वो 2 है नंबर में, तो वो लोग अल्टरनेटली प्रोड्यूस करते हैं। एक बार ये ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी, फिर 28 डेज के बाद ये वाली ओवरी एग को मैच्योर करके प्रोड्यूस करेगी, तो ये अल्टरनेट होता है। ओके, अभी फंक्शन क्या है ओवरीज का? जैसे कि मैंने बोला कि ये प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका फंक्शन होगा कुछ, तो इसका फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, फीमेल गैमेट को मेचर करना इसका मेन फंक्शन है। ये फीमेल गैमेट जो इममेचर एग है उनको मेचर करेगा और ओवम बनाएगा। नेक्स्ट उनका है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन फीमेल के बॉडी में साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं, कभी एस्ट्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, कभी प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये डिपेंड करता है इस एग के मैच्योरेशन के ऊपर।
ठीक है, ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें हमें क्या क्या देखना है, ये हमारा पेयर ऑफ ओवरीज हो गया, वन पेयर ऑफ ओवरी जो कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओवरी को कनेक्ट जो करेगा यूटरस से, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको यूटरस कहते हैं। ओवरी और यूटरस कनेक्ट हुए हुए हैं बाय ए फैलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट, इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। तो ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ये रहा यूटरस। यहाँ पे एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट होता है और बेबी का डेवलपमेंट यहीं पे होगा। यहाँ पे है सर्वाइकल कैनाल और यहाँ पे है वजाइनल कैनाल, सॉरी। तो ये जो है इतने चीजें इंपॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। अभी क्या होता है, ओवरीज जो है, जैसे कि मैंने बोला, हर 28 डेज के साइकिल में एक ओवरी एक एग रिलीज करेगा और वो लोग अल्टरनेट करेंगे। तो सपोज इस ओवरी ने एक एग मेचर करके रिलीज किया, ये एग क्या होगा, रिलीज हो जाएगा और ट्रैवल करेगा फैलोपियन ट्यूब में और यहाँ पे रहेगा। ये एग यहाँ पे वेट करने वाला है। कितने देर वेट करेगा, सिर्फ एक दिन, अराउंड 24 to 40 आवर्स रहता है एग का लाइफ। वो सिर्फ उतना ही टाइम वेट करने वाला है। और इस टाइम में जब ये एग मेचर हो रहा था और रिलीज हुआ, तभी ये जो यूट्रस है, इसका जो इनर मोस्ट वॉल है वो थिक हो जाता है। थिक हो जाता है विथ व्हाट, तो टिश्यूज एंड ब्लड से ये एकदम थिक हो जाएगा। इसका रोल मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्या इंपॉर्टेंस है इस प्रोसेस का। तो जब एग रिलीज होने वाला होता है तभी यूटराइन वॉल जो है, इट विल बिकम वेरी थिक विथ ब्लड एंड म्यूकस एंड टिश्यूज विच विल प्रोवाइड नरिशमेंट। तो ये थिक टिश्यू यहाँ पे फॉर्म हुआ रहेगा। एग निकलेगा, एग यहाँ पे आकर के रुकेगा फॉर अबाउट 1 to 2 days। इन केस अगर स्पर्म आता है और स्पर्म यहाँ पे एग को मिलेगा इन इंट्रेंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब या फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है वो यहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब और यूटरस के बीच में। यूटरस में नहीं, बट फैलोपियन ट्यूब में ही होगा। एट द एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, जो हमारा जाइगोट है वो फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट। दो हैप्लॉइड सेल कंबाइन होंगे, उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 + 23 ऐड होके 46 हो जाएगा और ये जाइगोट जो है वो डिवाइड होने लगेगा। जब ये जाइगोट डिवाइड होगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से रोल होकर के यहाँ आ जाएगा यूटराइन वॉल में, और इस यूटराइन वॉल में आकर के वो खुद को इम्प्लांट कर देगा। अभी ये जो मैंने बताया था, थिक लेयर फॉर्म होता है ब्लड का, म्यूकस का, अलोंग विथ नरिशमेंट टिश्यू का। ये जो टिश्यू है, ये जो हमारा एग फर्टिलाइज हुआ है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ही बनाया गया है। ये एक बार इम्प्लांट हो जाएगा तो जो हमारा यूटराइन वॉल है वो इस फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा इन फॉर्म ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड टिश्यू। इन केस अगर रिप्रोडक्शन, अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हुआ, सपोज यहाँ पे एग था, वो वेट किया और 24 to 40 आवर्स हो गया और अभी तक स्पर्म इनकाउंटर नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से आएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा और फाइनली निकल जाएगा बाहर अलोंग विथ द यूटराइन वॉल। वो जो एंडोमेट्रियल वॉल होता है, जो सबसे इनर मोस्ट वॉल होगा यूटरस का, जो कि थिक हुआ है विथ ब्लड एंड म्यूकस, वो जो है वो एग के साथ बाहर आ जाएगा। और ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा ब्लड है अलोंग विथ म्यूकस, इसको बाहर आने में फ्रॉम 3 to 8 days लगता है। तो ये जो है, ये प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है। हर 28 डेज के साइकिल में एक मेंस्ट्रुएशन आ जाता है। वो रिप्रेजेंट करता है कि एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ और वो बाहर निकल जाएगा। इन केस एग फर्टिलाइज हो गया, वो यूटरस में आएगा और इम्प्लांट हो जाएगा। तो प्लीज रिमेम्बर, इम्प्लांटेशन ऑफ एग जो होगा, यस पूजा, वो जो वॉल है वो एंडोमेट्रियल वॉल है। एंडोमेट्रियल वॉल मतलब यूटरस का इनर मोस्ट वॉल। इनर मोस्ट वॉल को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। वो थिक और थिन होने का कैपेबिलिटी रखता है। थिक होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द फ्यूचर चाइल्ड। तो इन केस फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन जो है वो इधर नहीं होगा, वो यूटरस में होता है। इम्प्लांटेशन मतलब जो एंकर के जैसे जो एग है वो चिपक जाएगा वॉल से, ताकि उसको सपोर्ट मिले, न्यूट्रिशन मिले। ये जो वॉल थिक हुआ है ना, वही उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और इम्प्लांटेशन भी यही हो जाता है। इस केस को हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस।
एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ही हार्मफुल होता है। फीटस जो है, जो एग है, उसके सर्वाइव होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ग्रो होने दिया तो वो जो वुमन है उसको हार्म करेगा, इवन उसका डेथ भी हो सकता है। तो इम्प्लांटेशन कभी भी फैलोपियन ट्यूब में नहीं होगा, इम्प्लांटेशन यूटराइन वॉल में होगा। और एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो वो जो ब्लड म्यूकस है वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा फीटस फॉर द अपकमिंग 9 मंथ्स। एक फीटस को कंप्लीट बेबी बनने में 9 मंथ्स लगता है। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, हर 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर फॉर्म होगा। या फीटस जो है इवेंचुअली प्लासेंटा से लेगा, लेकिन जब भी वो जायगोट से ब्लास्टोमियर के स्टेज में होगा उस डिवीजन में उसे वो जो एंडोमेट्रियम का न्यूट्रिशन है वो मिलेगा। प्लासेंटा जो है वो एक ऐसा ऑर्गन होता है जो फीटस और यूटराइन वॉल मिल के फॉर्म करेंगे। क्या होगा जब फीटस जो है वो हमारा आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा, थोड़े टाइम के लिए एंडोमेट्रियम का न्यूट्रिशन कंज्यूम करेगा, पर एक पॉइंट आएगा कि एंडोमेट्रियल वॉल का न्यूट्रिशन विल नॉट बी इनफ। तो जैसे जैसे सेल डिवीजन होगा और फीटस डेवलप होने लगेगा, वो क्या करेगा, एक प्लासेंटा फॉर्म करेगा। प्लासेंटा एक सैक होता है जो कि फीटस को कवर करके रखता है। प्लासेंटा से ना एक्सटेंशन आएंगे जिसे हम विलाय कहते हैं, वो विलाय यूटराइन वॉल के अंदर घुस जाएंगे और मदर के ब्लड ब्लड जो होता है, ब्लड स्ट्रीम होगा मदर के बॉडी का, उससे कनेक्ट हो जाएंगे और उससे ऑक्सीजन भी लेंगे और न्यूट्रिशन भी लेंगे। तो प्लासेंटा जो है वो मदर के बॉडी से न्यूट्रिशन खींच करके फीटस को देता है। ओके, प्लासेंटा जो है सबसे पहले जायगोट फॉर्म हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद। जायगोट जो है वो ब्लास्टोमियर बनता है। ब्लास्टोमियर जो 16 सेल का स्टेज होता है, सेल डिवीजन 2-3 बार होता है और वो ब्लास्टोमियर बनता है। इस फेज में प्लासेंटा नहीं बनेगा। इस फेज में क्या होगा, ब्लास्टोमियर रोल होकर के यहाँ पे आके इम्प्लांट होगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट ब्लास्टोमियर फॉर्म होगा। ब्लास्टोमियर के बाद आएगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में ब्लास्टोमियर विल इम्प्लांट इटसेल्फ ऑन यूटेराइन वॉल। फिर ब्लास्टोमियर के बाद एक दो और फेज आते हैं जिसमें सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज होता है और इवेंचुअली फीटस फॉर्म हो जाता है। वो फीटस जो है वो सिक्रीट करता है प्लासेंटा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये जो था ये पूरा इवेंट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन था जो कि हमने कवर किया। इसके अलावा हमने जायगोट फॉर्मेशन ये भी मैंने बता दिया है डायग्राम देख करके। वो लाइनिंग थिक होती है, प्लासेंटा फॉर्म होता है, ये सभी चीजें हमने कवर कर ली है। तो यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर खत्म होता है। अभी इस जो ये जो रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर है 10th में, इसका एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दुनिया भर के डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वो सब हम डिजीज वाले चैप्टर में ले लेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी वहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे मेजर जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर था, इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ एनिमल, इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो कंप्लीट होता है। सो एवरीवन, यहाँ तक सभी को क्लियर है या फिर कुछ पूछना है, किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो यू कैन ऐड। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हार्मोन वाला पार्ट है, हार्मोन इन केस ऑफ ह्यूमन के केस में जो हार्मोन सिक्रीट हुए हैं वो हम केमिकल कंट्रोल में पढ़ लेंगे, और प्लांट के केस का हार्मोन प्लांट ग्रोथ में हम पढ़ेंगे। ओके ओके, सो थैंक यू एवरीवन। हाँ, ग्राफ्टिंग टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर है, उसमें ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर वी विल डिस्कस। ओके, थैंक यू सो मच।